Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to इकरा IAS करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और एक बात सबसे इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नज़दीक आ रहे हैं। सो आप सब अच्छे से फोकस से कंसंट्रेशन से सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट एटलीस्ट दिन में दो सब्जेक्ट और करंट अफेयर तो आप 10 दिन का 10 दिन में ये सब कर लेना। ओके, हिस्ट्री और ज्योग्राफी 10 दिन में ख़त्म भी हो जाना अलॉन्ग विद 2-3 महीने के करंट अफेयर्स। इस तरीके से 10-10 डेज का शेड्यूल रख लीजिए और उससे ज़्यादा पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज टाइम तो बहुत करीब आ गया है और आपको 100 में से 100 लाना भी नहीं है। तो आप 60 to 70% का जो भी है आपका परफेक्शन, अगर उतने पे ही अगर आप लिमिट करके उसको रिवीजन ज़्यादा करते हैं तो आपका काम हो जाएगा। सो मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग दीज एडवाइजेस सो दैट आपका प्रिपरेशन आसान हो। और वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज, टेस्ट लिखना बहुत ज़रूरी है। ओके, अभी तो मार्च आ गया है, तो मार्च के 15 तारीख के बाद से आप मेंस प्रिपरेशन छोड़ ही दीजिए, पूरे कुछ मत करिए। उसके मार्च 15 तारीख के बाद से कंप्लीट फोकस शुड बी ऑन प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स जब पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारे सब्जेक्ट्स मेंस के भी कवर हो जाते हैं, राइट। तो इसलिए प्रीलिम्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और टेस्ट छोड़ना नहीं है। 3 दिन में एक बार टेस्ट करते जाइए। और दो स्टूडेंट्स हु आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट सी सैट, ऐसा भी होता है कि सी सैट बहुत अच्छा आते सो बच्चे भी सी सैट में फेल होते हैं, ये मैं देखा हूँ मेरे एक्सपीरियंस से इन दीज ईयर्स ऑफ टीचिंग। तो आप थोड़ी बहुत, जिसको आता वो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए, जिसको नहीं आता उनको तो सीखना है, प्रैक्टिस करना है, बिकॉज इट इज़ ए क्वालिफाइंग बट पीपल डू फेल इन दैट। ये तो सबसे आयरॉनिकल बात है कि बच्चे फेल भी होते हैं। सो 33% लाना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है। मेक श्योर दैट आप सी सैट में पीछे ना रहें और सी सैट को भी आप थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए एंड मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू गेट थ्रू इट। ओके, राइट। आज का एडिटोरियल एनी हाउ बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है। और जहाँ पे भी रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड अपने को टॉपिक आता है न्यूज़पेपर में, ये हमारा टॉपिक ऑफ एग्जामिनेशन बन जाता है, क्योंकि इंडिया ने बहुत सारे कस्में खा ली हैं पेरिस समिट को रिवाइज करके ग्लासगो समिट में कि हम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, हम कार्बन एमिशन कम करेंगे एक्सेट्रा, ज़ीरो कार्बन, नेट ज़ीरो कार्बन कंट्री बन जाएंगे 2070 तक। ऑल दीज इंडिया ने बहुत सारे कस्में खा ली हैं। ये कस्में अगर अपने को अचीव करना है तो रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है। और इसके ऊपर आपको कंटिन्यूसली इनिशिएटिव्स प्रोग्राम्स मिलते रहेंगे फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नए लॉन्च करते रहेंगे, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो टारगेट पूरा होना। ओके, जो भी हम प्लेजेस और जो भी हम प्रोमिस करे हैं ग्लासगो में वो पूरे होने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का अपने को साथ लेना ही पड़ता है। ये प्रिडोमिनेंट वेरी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है अपने वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे, प्लेजेस और प्रोमिस एंड ऑल्सो हमारा जो भी ज़्यादातर हमारे एनर्जी नीड्स पे हम इंपोर्ट पे डिपेंड होते हैं ना, वो भी सेल्फ रिलायंट के और भी जाते हैं। सो इट इज़ हैविंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट दैट आत्मनिर्भर भारत में भी ये भी काम में आएगा, राइट। तो इस एडिटोरियल को हम पढ़ेंगे प्रॉपरली, एक क्वेश्चन एंड आंसर के टाइप में। मैं इंट्रोडक्शन लिख दिया हूँ एंड बॉडी ऑफ कंटेंट इज ऑल्सो देयर हियर। चैलेंजेस आई हैव गिवन यू, वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं, और कंक्लूजन टू द आंसर। सो एग्जैक्टली एक Q&A आई हैव गिवन यू, 200-250 वर्ड्स का ये क्वेश्चन एंड आंसर है। आप इसमें से थोड़ी चीज़ निकाल भी सकते हैं, थोड़ी चीज़ ऐड भी कर सकते हैं, बट ये एक प्रॉपरली आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन एंड आंसर है, इसके हटके में नहीं जाना। ओके, स्ट्रक्चर तो वही रखिए, ढांचा वही रखिए, बट आप कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी एवरी टाइम दैट इज़ वेलकम, ठीक है। चलो पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, पैराग्राफ में लिखना है, चलो पैराग्राफ में लिख देंगे। ये आपके बुक में बड़ा आएगा तो ज़रूरत नहीं है कि आप इतना पूरा लिखिए। ये इसलिए इतना इतना बड़ा मैं देता हूँ सो दैट 6 लाइन में से आपको 4 लाइन याद रहे तो भी बस है, राइट। अगर मैं 4 ही लाइन दूंगा तो आप 2 ही लाइन याद रख के दे जाएंगे। सो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से क्या होता, आप एक साइजेबल क्वेश्चन एंड आंसर लिख सकते हैं। दैट इज द रीजन। तो दिस इज हाउ योर इंट्रोडक्शन विल गो। इंडियाज ड्राइव टू डीकार्बोनाइज का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, ओके, कम करते हुआ इकोनॉमी को ग्रो करना। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कम करते हुआ इकोनॉमी को ग्रो करना, दैट इज कॉल्ड एज डीकार्बोनाइजेशन। इंडिया का जो ड्राइव है, इंडिया का जो इस जिस तरीके से इंडिया के इनिशिएटिव्स और इंडिया के पॉलिसीज जिस तरीके से अभी आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इंडियाज ड्राइव। ओके, इंडियाज ड्राइव टू decarbonize, okay, the total economic system is ambitious,
इज होम ग्रोन एंड एडमायरेबल, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा काम करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, तो एडमायर भी करना ज़रूरी है. सो वी आर वेरी हैप्पी इन दैट. ये हमारा जो विजन है विद रिगार्ड टू डीकार्बोनाइजेशन, ये it reflects our desire to attain global leadership in the renewables and also leapfrog from black to green. black to green का मतलब है क्रूड ऑयल ब्लैक होता है, पेट्रोल डीजल एक्सेट्रा, और हम जा रहे हैं ग्रीन, बिकॉज इससे पोल्यूशन होगा, ग्रीन से पोल्यूशन नहीं होगा, राइट. सो हम रिन्यूएबल एनर्जी के पाथ चूज करके, ओके, वी वांटेड टू transit, we want to have a transition from the black to green economy. The new hydrogen policy in this regard is a step in that direction. ये जो न्यू हाइड्रोजन पॉलिसी लेके आए हैं, ये हाइड्रोजन पॉलिसी विल गिव effect to our economy to go from black to green. Our new hydrogen policy, it is a statement of intent. यहाँ पे political will है, गवर्नमेंट की will है, committing to create an environment conducive to hydrogen production and use. In many ways, it is similar to renewable energy target announced in the year 2015. तो आप ये पॉइंट छोड़ सकते हैं आपके इंट्रोडक्शन में, 1 2 3 4 5 आप यहाँ तक लिख सकते हैं आपके इंट्रोडक्शन में. दिस इज ऑल्सो फाइन. ओके, सो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन. वेरी परफेक्ट इंट्रोडक्शन इज देयर, दिस वन विद रिगार्ड टू रिन्यूएबल एनर्जी. इससे हटके कुछ भी मत करिए. दिस इज, इफ यू आर जस्ट कॉपी पेस्टिंग दिस इन योर एग्जामिनेशन, आपका काम हो जाएगा, ठीक है. यहाँ पे यही बात की गई है फर्स्ट पैराग्राफ में कि इंडिया के पास एम्बिशन है, इंडिया के पास एक डिज़ायर है कि हमारी रिन्यूएबल एनर्जी में हम ग्लोबल लीडरशिप बने और हमारी इकोनॉमी भी ब्लैक से ग्रीन हो. ओके, ये मद्देनजर रखते हुए इंडिया की जो अभी हाइड्रोजन पॉलिसी अनाउंस की गई है, वो हाइड्रोजन पॉलिसी ये सब डिज़ायर और ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनजर रखते हुए ही प्रिपेयर करी गई है. इसलिए इंडिया के पास वो इंटेंट भी है. ऐसा नहीं कि हवा में बात करते हैं हम, ओके, हम ऐसा नहीं कि चलो भाई हम रिड्यूस कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज कर देंगे, ऐसा बात नहीं करते हम. हमारी पॉलिसी भी ऐसी है. इसका मतलब हमारा, जब हम पॉलिसी निकालते हैं, हमारा इंटेंट भी मालूम होता है टू द ग्लोबल वर्ल्ड, नहीं ये रियली सीरियस है अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, राइट. तो यही है ये पर्टिकुलर स्लाइड में. चलो, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल रिन्यूएबल्स देखिए आप, ये देखिए सोलार एनर्जी है, ये विंड एनर्जी है. ओके, एक सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैं एक वर्ड का मीनिंग दे दूं यहाँ पे, लोड फैक्टर. लोड फैक्टर का मतलब है पीक डिमांड ऑफ एनर्जी जब होती ना, पीक डिमांड ऑफ एनर्जी जब होती और कितना प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज लोड फैक्टर. पीक डिमांड, जैसे कि दिन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एनर्जी यूज़ करते हैं, लाइक दोपहर में 12 बजे 1 बजे 2 बजे, बिकॉज एवरी वन विल वर्क. यहाँ पे पीक डिमांड होता है. जब घर में आके हम सो जाते हैं तो उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफिस क्लोज हो जाते हैं, दुकान क्लोज हो जाते हैं, होटल्स क्लोज हो जाते हैं, तो रात में सब सोते हैं, तो यहाँ पे पीक डिमांड नहीं होता है. तो पीक डिमांड कहाँ होता है? ओके, इन द डे टाइम. सो ये जो हाईएस्ट पीक डिमांड कौन से टाइम पे है, उतना उसको बोलते हैं लोड फैक्टर, और हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो ये पीक डिमांड के उतना प्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज लोड फैक्टर. रिमेंबर दिस पॉइंट. इंडिया इज ऑलरेडी ए वर्ल्ड लीडर इन द ग्रोथ रेट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. अभी तक के स्टैट्स अगर हम देखे गए, एम्पिरिकल एविडेंसेस है, ये मालूम हुआ कि विद रिगार्ड टू रेट ऑफ ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर, हर साल हम जितना रिन्यूएबल में ग्रो कर रहे हैं उसमें हम ऑलरेडी वर्ल्ड लीडर हो चुके हैं. इट मीन्स दूसरे कोई और कंट्रीज इतना ज़्यादा रेट पे ग्रो नहीं कर रहे हैं विद रिगार्ड टू रिन्यूएबल एनर्जी. टारगेट्स हम जो भी पहले रखे थे वो प्रॉपरली हम अचीव कर चुके हैं, और अभी बिगर और एम्बिशियस टारगेट्स हम रखें. ओके, जो पुराने टारगेट्स हम अचीव करके और बिगर और एम्बिशियस टारगेट हम रखें विद रिगार्ड टू रिन्यूएबल्स. सोलार एनर्जी का कंट्रीब्यूशन अभी तक का है 50 गीगावाट, एंड विंड कैपेसिटी का कंट्रीब्यूशन अभी तक का है 40 गीगावाट. ओके, फ्रॉम ए सिग्निफिकेंट शेयर इन द ओवरऑल सिस्टम कैपेसिटी ऑफ 393 गीगावाट. हमारे पास रिन्यूएबल्स की कैपेसिटी 393 गीगावाट है, इसमें इन दोनों का 90 हो गया. बट प्रॉब्लम क्या है, सोलार और विंड में दोनों डायूर्नल है, सीजनल है. ओके, सोलार देखो सुबह रहती, रात में सन नहीं रहता, तो ऑब्वियसली रात में ये काम नहीं करेंगे, हम प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे. और विंड एनर्जी सीजनल होती है. ओके, कोस्टल एरियाज में ज़्यादा होती है, और बीच में हिंटरलैंड ऑफ द कंट्रीज, यहाँ पे ज़्यादा हवा नहीं चलती है. तो विंड एनर्जी और सोलार एनर्जी सफर्स फ्रॉम सम ड्रॉबैक्स, ठीक है. तो अब इनको हम कितना भी ज़्यादा बढ़ाएं
तो ये लिमिटेशंस पे ही चलेंगे, ये लिमिटेशंस पे ही चलेंगे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अपनी रॉकेट जब हम लॉन्च करते हैं PSLV, सॉलिड लिक्विड स्टेज में, सॉलिड में समझो ये गन पाउडर रहेगा, ओके। देन लिक्विड में आपके पास लाइक पेट्रोल डीजल, लाइक दैट, यू जस्ट रिमेंबर दैट, ओके। ये जो सॉलिड है और लिक्विड है ना, ये बड़े से बड़े वजन को ऐसा उठा सकते हैं, ओके, दे कैन पिक अप लाइक दिस, ओके। बट बड़े बड़े मशीन चलाने के लिए सोलार और ये जो विंड कैपेसिटी काम में नहीं आती। दिस इज़ ऑल्सो ए प्रॉब्लम। दिस इज, तो इंडस्ट्रीज़ को हम ये यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये छोटे छोटे घर के लिए या एक बड़े सेटअप के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, बट बड़े बड़े मशीन चलाने के लिए सोलार और विंड का उतना कैपेसिटी नहीं है कि वो पुश करे। तो अपने को वहाँ पे भी एक डिसएडवांटेज आता है व्हेन इट कम टू व्हाट, सोलार एंड विंड, ओके। दैट्स वाई सोलार एंड विंड को हम कितना भी ज़्यादा कर सकें उतना अपने को फ़ायदा नहीं होगा। अगर हम रिन्यूएबल्स को और आर्गुमेंट करना है तो इट हैज़ टू बी डिपेंड ऑन व्हाट, थर्मल प्लांट्स। कोल पावर प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज थर्मल प्लांट्स, बट हमें कोल नहीं चाहिए, वी डोंट वांट कोल, बिकॉज कोल से CO2 एमिट होता है, हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव ही अंडरमाइन हो जाएगा। सो दैट्स वाई वी डोंट वांट द कोल टू बी यूज्ड एज ए फ्यूल, ओके, एंड टू जनरेट एज ए इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें कुछ और अलग तरीके के, अलग सोर्स लेके थर्मल प्लांट्स लगाने चाहिए। व्हाट इज दैट, विल सी दैट, ओके। एज थर्मल प्लांट्स आर स्केल्ड बैक, लाइक कोल के जो प्लांट्स हम स्केल बैक कर रहे हैं, हम उनको और एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं, हम बैक जितना है उतना ही लिमिट कर रहे हैं। द मोस्ट डिजायरेबल सोर्सेज हैविंग द लोड फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ए रिलेटिवली लो लेवलिस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल नीड टू बी कंसिडर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, कभी भी आप एनर्जी जनरेट करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि इसका लोड फैक्टर है या नहीं है, क्योंकि पीक डिमांड को हम केटर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पीक डिमांड को हम केटर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसका प्रोडक्शन भी देखना चाहिए, प्रोडक्शन इजी है या कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं है। उसके बाद में ये कंज्यूमर तक कितने पैसे में बिकेगा, कॉस्ट इफेक्टिव, रिमेंबर दिस पॉइंट। ये तीन चीज़ें अगर रहेंगी कोई एनर्जी प्रोडक्शन में, तो ही इसका कुछ वैल्यू रहेगा मार्केट में, अदर नहीं रहेगा मार्केट में, ओके। सो ये पूरा अपने को, फिर इससे अच्छा तो चलो भाई 100 रुपये एक यूनिट, 1 लीटर ऑफ लाइक व्हाट आई से इज 100 रुपये लेके मैं आई कैन रन माई टू व्हीलर विद द हेल्प ऑफ व्हाट 100 रुपीज़ हाइड्रोजन का फ्यूल डाल के मैं 100 रुपीज़ का हाइड्रोजन फ्यूल खरीद के आई कैन रन माई टू व्हीलर for let's suppose 10 किलोमीटर, ओके। बट वही काम मेरे को पेट्रोल 70 रुपये में कर दे रहा, अभी यहाँ पे देखियो, हाइड्रोजन अगर मैं यूज़ करता हूँ तो ये CO2 फ्री है, बट मैं पेट्रोल यूज़ करता हूँ तो ये CO2 फ्री नहीं है, राइट और रॉन्ग। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये हाइड्रोजन फ्यूल अगर पेट्रोल और कन्वेंशनल फ्यूल से अगर इसकी कॉस्ट ज़्यादा रहेंगी तो लोग यही यूज़ करेंगे मैक्सिमम, ठीक है। वाई, बिकॉज यहाँ पे ये महंगा भी है, ये महंगा है। सो बेसिकली इट कम्स टू व्हाट, कॉस्ट इफेक्टिव, प्राइस पे आ जाती है एट दी एंड बात, ओके। सो जब भी आप रिन्यूएबल्स, हाइड्रोजन रहो या सोलार रहो या विंड रहो, जब भी आप यूज़ करते हैं तो कभी प्रोड्यूस करते हैं, इसकी कॉस्ट अभी तक के जो भी अपने पास अवेलेबल एनर्जी रिसोर्सेस है उससे कम होनी चाहिए। सो दैट्स वाई, और नेक्स्ट वन इज लोड फैक्टर भी, ओके। आप देखो कोल पावर प्लांट्स में आप पूरे एक सिटी को आप लाइट अप कर सकते हैं, ओके। सिटी को पूरी लाइट अप कर सकते हैं कोल पावर प्लांट से, और वहाँ के इंडस्ट्रीज़ को, हाउस होल्ड को, सबको आप पावर दे सकते हैं। बट सोलार और विंड से आप खाली हाउस होल्ड्स को दे सकते हैं, बट इंडस्ट्रीज़ को नहीं दे सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे बड़े बड़े मशीन्स चल नहीं सकते हैं, राइट। तो इस वजह से भी ये एक लिमिटेशंस हो जाती है। ये भी देखना ज़रूरी है कि पीक डिमांड हम अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, नहीं तो किसी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, ये ट्रांजिशन बेकार हो जाता। This transition from convention to renewable energy will become what, wrong if you don't attain the peak demand. Peak demand अगर अपन नहीं करें तो अचीव नहीं करें तो our industrial sector, our economic sector will produce less और हमारे को GDP पे भी लॉस राइट, यस। सो बेसिकली थर्मल पावर प्लांट्स पे हम ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, नॉट दैट थर्मल पावर प्लांट, कोल वाले नहीं, बट दूसरे थर्मल पावर प्लांट्स जिसका लोड कैपेसिटी भी है, जो पीक डिमांड को केटर भी कर सकता और जिसके कॉस्ट भी लो है,
लो लेवलेज कॉस्ट भी है उसका, ये कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे 2 टेक्नोलॉजीज़ है अपने पास, एक तो जियोथर्मल सिस्टम से, या ये देखिए आप, ओके, इसको हम हार्नेस कर सकते हैं। ये अच्छे से बड़े बड़े इंडस्ट्रीज भी ये जो है ना थर्मल पावर प्लांट्स, इसे चला सकते हैं हम। थर्मल, ओके, थर्मल में हीट एनर्जी, थर्मल मीन्स हीट एनर्जी, राइट। ये जियोथर्मल सिस्टम्स और सम छोटे छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ओके। मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर, ऐसा नहीं कि बड़ा प्लांट कुंदकुलम, तारापुर, नरोरा, इतने बड़े बड़े प्लांट्स की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स हर जगह बना सकते हैं। इससे क्या होगा, पूरी इंडस्ट्री भी चलेगी, पूरी सिटी भी चलेगी, ओके। तो और ये 2 सिस्टम्स में थर्मल हीट प्रोड्यूस होगी, 2 सिस्टम में क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, रिमेंबर दिस पॉइंट। और सोलार और विंड में कंप्रेशन होता है, सोलार विंड में कंप्रेशन होता है, और ऊपर से वो उतनी ज़्यादा पूरी सिटी को लाइट अप नहीं कर सकती है। सो सोलार एंड विंड की कैपेसिटी के लिमिटेशन से आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो अभी हमें चाहिए ऐसी थर्मल पावर सिस्टम्स विच इज लाइक इको फ्रेंडली, विच डज नॉट एमिट CO2। ऐसे 2 कौन से हैं, एक तो जियोथर्मल हम यूज कर सकते हैं, एक तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ईच ऑफ दीज आर नियर जीरो कार्बन एंड देयर आर प्रोजेक्टेड कॉस्ट भी कितना कम है, देखो 0.07 किलोवाट पर आवर, ओके, डॉलर। बोलते ये कमी है, डोंट वरी अबाउट इट, इनका प्रोडक्शन भी बहुत कम पैसों में हो जाता। तो दिस टू कुड बी वन ऑफ द गेम चेंजिंग फॉर अवर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, राइट। अभी जनरेशन ऑफ हाइड्रोजन, लोड फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज इनएविटेबली इंप्लाई लोअर कैपेसिटी फैक्टर, ओके। जो भी लोड पीक पीरियड पे, पीक टाइम पे जितना भी सप्लाई करते हैं, उनके पास जनरली लो कैपेसिटी फैक्टर होता है, परसेंटेज ऑफ रेटेड आउटपुट अचीव। अगर 100 कोल के जो है, 100 कोल के पार्टिकल्स, और यू कैन से दैट 100 कोल के जो भी है छोटे छोटे गोल गोल स्टोन्स, और यू कैन से दैट इफ आई यूज इट, अगर इससे मुझे एक पूरा वाटर बॉईल करना है, तो एक्चुअली 100 में से 80 का ही यूज़ होगा, 20 वेस्टेज होगा, ओके, 20 वेस्टेज होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, जितनी परसेंटेज ऑफ अपने को आउटपुट आना चाहिए उतना आउटपुट नहीं आता है, ओके। लोड कैरिंग टेक्नोलॉजीज में जितना हम समझते हैं कि अरे इतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, उतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता। तो ये क्यों ऐसा होता है, ओके, इट इज़ बिकॉज ऑफ व्हाट, ऑब्वियसली वहाँ पे टेक्नोलॉजी की उतनी एक्सपर्टीज नहीं है। दैट्स वाई जितना हम सोच रहे हैं, ट्रांसमिशन लॉस बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, एक ट्रांसमिशन लॉस भी होता है, एक प्रोडक्शन लॉस भी होता है। क्योंकि जब थर्मल पावर प्लांट, कोर पावर प्लांट से प्रोड्यूस होकर अपने घर तक जब भी इलेक्ट्रिसिटी आती ना, तो जितनी वहाँ से भेजते हैं उतनी यहाँ पे हर एक को नहीं आती, बीच में ही लॉस्ट हो जाती। ऑब्वियसली रेसिस्टेंस भी होता है, ऑब्जेक्ट्स का रेसिस्टेंस होता है, वायर का रेसिस्टेंस होता है, ओम्स रेसिस्टेंस आप पढ़े ही होंगे, ओके। इसलिए अपने पास सुपर कंडक्टर्स नहीं है, कंडक्टर्स है। कंडक्टर्स में थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस होता है, तो वो रेसिस्टेंस से थोड़ी बहुत जो भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो वहाँ पे रुक जाती, ओके। तो जितना प्रोड्यूस करते हैं, जितना एक प्लांट जब लगा के ये प्लांट इतना प्रोड्यूस कर सकता है, जब ये बोलते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, ओके। बट जो प्लांट प्रोड्यूस करने के बाद जितनी सिटी में जितनी लाइट पावर हम देते ना, वो उतनी पहुंचती नहीं। अगर इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ दिस प्लांट इज 1000 गीगावाट, यहाँ पे सब कुछ अगर आती है ओनली 900 गीगावाट, तो ये बीच में लॉस हो जाता है, बीच में लॉस हो जाता है। दैट इज व्हाट लोअर कैपेसिटी फैक्टर होता है इनके पास। वन सॉल्यूशन इज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोलाइटिक हाइड्रोजन ड्यूरिंग द इंटरवल, ओके। ये बीच में हम ये कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक हाइड्रोजन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं जब भी यहाँ पे गैप हुआ तो। एज द रिन्यूएबल रैम्प्स अप, जितना रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन फ्रॉम दीज फिलर सोर्सेज विल ऑल्सो एक्सेलरेट, ओके। यही मेथड में जब भी आपके पास ट्रांसमिशन लॉस होता है, जब भी आपके पास यहाँ पे जितना गैप आ रहा है, वो गैप में आप इलेक्ट्रोलाइटिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर लो, ओके। और जितना आप ज़्यादा हाइड्रोजन, जितने आप रिन्यूएबल्स रैम्प अप करेंगे, ओके, उतना ही ज़्यादा आपको हाइड्रोजन भी मिलेगा। द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड यूज विल नीड टू बी कोऑर्डिनेटेड विद दी एनेबलिंग पॉलिसी। और जितना आप रिन्यूएबल्स यूज़ करते हैं उतना हाइड्रोजन भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए जितना हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा तो आपको उसको स्टोर भी करना होगा, जस्ट लाइक LPG को हम स्टोर करते हैं सिलेंडर्स में। इन द सेम वे स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ पॉलिसी में लेके आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा ये सब चीज़ों से। ये हो गया पहला मेथड, ओके। सेकेंड मेथड क्या है, टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी एग्जिस्ट
फॉर स्मॉल स्केल इकोनॉमिक प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम बायोमास। बायोमास से भी अपन हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, ऐसे टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये हो गया सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है, ये थर्मल प्लांट से ही अपने को मिल जाएगा हाइड्रोजन, वहां से निकाल लेना। सेकंड में से अपने को बायोमास से आ जाएगा। देयरफॉर अनसर्व जहां जहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और अंडर सर्व जहां जहां पे जितनी सप्लाई करना है उतनी सप्लाई नहीं कर रहे हैं। अनसर्व मीन्स सप्लाई नहीं करे, अंडर सर्व मीन्स सप्लाई कर रहे हैं बट उतनी नहीं कर रहे हैं जितनी रिक्वायरमेंट है। सो देयरफॉर अनसर्व्ड एंड अंडर सर्व कम्युनिटीज में बी सर्विस थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड माइक्रोग्रिड्स। माइक्रोग्रिड्स का मतलब है छोटे छोटे प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स और छोटे छोटे पावर स्टेशंस। ओके, बड़ा वाला नहीं, छोटे छोटे, इन कॉम्बिनेशन विद हाइड्रोजन प्रोड्यूस फ्रॉम लोकली सोर्स बायोमास। ओके, इन कॉम्बिनेशन विद हाइड्रोजन प्रोड्यूस फ्रॉम लोकली सोर्स बायोमास। तो ये कर सकते हैं, छोटे छोटे माइक्रोग्रिड्स लगा के हाइड्रोजन सप्लाई करके एनर्जी दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। सो व्हाट इज ब्लू हाइड्रोजन? ग्रीन हाइड्रोजन तो आप देख लिए। व्हाट इज अ ब्लू हाइड्रोजन? व्हेन हाइड्रोजन इज डिराइव्ड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल and resulting carbon emissions are sequestered, it is considered as blue hydrogen. अगर फॉसिल CO2 बर्न करने पे, सॉरी कोल बर्न करने से जो CO2 निकलता है, ओके, CO2 को वहां से सेपरेट कर दो और जो भी हाइड्रोजन इसमें बचता है ना उसको ले लो, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ब्लू हाइड्रोजन। ओके, कंबशन ऑफ पेट्रोल को आप बर्न करो या डीजल को आप बर्न करो, बर्न करने के बाद में जो CO2 निकलता है, जो भी स्मोक निकलता है, वो स्मोक में से आप CO2 को अलग कर दो और हाइड्रोजन को अलग कर दो, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ब्लू हाइड्रोजन। ओके, अगर ये हुआ तो हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प अस, हाउ डज इट हेल्प? natural gas pipeline, blue hydrogen is a good complement to the natural gas pipeline infrastructure where possible and desired for ease of transport. Natural gas can be blended with up to 20% hydrogen. This blend could also be used for domestic and industrial application. तो हाइड्रोजन जो भी हम अभी तक दो मेथड से और यहाँ से जो भी ब्लू हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये ब्लू हाइड्रोजन हम हमारे नॉर्मल एलपीजी के जो पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट चल रहा है वहाँ पे उसको अपन ब्लेंड करके 80% एलपीजी और 20% हाइड्रोजन गैस को मिक्स करके हम अपने घर तक पहुँचा सकते हैं। आपको पता ही होगा कि यूएस में ऐसे गैस सिलेंडर्स होते नहीं, उनके पास गैस पाइपलाइंस ही देते हैं, वो डायरेक्टली घर को गवर्नमेंट से ही, जैसे कि अपने पास इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग जैसा आती है ना, उस तरीके से उनके पास गैस भी ऐसी आती है, आप कब बोले ऑन ऑफ कर सकते हैं, राइट। सो इन द सेम वे हम भी अगर फ्यूचर में बड़े बड़े सिटीज़ में ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, अगर ये नेचुरल गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली बिल्ट हो गया तो हम एलपीजी के साथ साथ हाइड्रोजन को ब्लेंड करके भी हम इसमें भेज सकते हैं। और अपनी एक तापी पाइपलाइन भी चल रही है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान। तो वो तापी पाइपलाइन जो भी है इंडिया, ओके, वो तापी पाइपलाइन से भी हम कजाकिस्तान से ले रहे हैं, ओके, नेचुरल गैस। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि नेचुरल गैस भी का इंपोर्ट भी करना हमको पड़ रहा है और पेट्रोल का इंपोर्ट भी करना पड़ रहा है। कोल इज़ द ओनली थिंग दैट वी आर हैविंग इन अबंडेंट। नेचुरल गैस भी लेके आ रहे हैं, पेट्रोल भी लेके आ रहे हैं, तो नेचुरल गैस का भी थोड़ा बहुत अपन इंपोर्ट कम करना चाह रहे हैं। तो डेफिनेटली अपने को अपना हाइड्रोजन यहाँ पे प्रोडक्शन करना ज़रूरी है और वी कैन ब्लेंड इट विद दी एलपीजी एंड वी कैन यूज़ फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ठीक है, हाइड्रोजन एलोन। अब फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि हम नेचुरल गैस ही निकाल दें, बिकॉज नेचुरल गैस से और अच्छी इको फ्रेंडली गैस अपने पास हाइड्रोजन है। तो अगर आगे जाके द पाइपलाइन कुड बी रीपर्पज टू ट्रांसपोर्ट हाइड्रोजन एलोन, अगर हम सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर लेते हैं हाइड्रोजन प्रोडक्शन में, तब खाली हाइड्रोजन भी भेज सकते हैं। ओके, ग्रीन फर्टिलाइजर। इफ ए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इज रिक्वायर्ड, consideration could be given to converting it to ammonia to have a low cost per kilometer. अगर दूर तक भेजना है तो बेटर कि हाइड्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करके हम भेज दें। ओके, इन कीपिंग विद गवर्नमेंट पॉलिसी, द अमोनिया कुड बी यूज फॉर ग्रीन फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर, ग्रीन फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर। सो अमोनिया को यूज कर सकते हैं ग्रीन फर्टिलाइजर के लिए, विच इज अगेन ए वन ऑफ द पुश टुवर्ड्स व्हाट, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ऑल्सो नेचुरल फार्मिंग। अभी के आज के दिस ईयर बजट ऑल्सो इट वॉज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट। नेचुरल फार्मिंग करना है, नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग इज नथिंग बट, ओके, वी आर नॉट यूजिंग केमिकल पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स का रिडक्शन करना है। फॉर दिस पर्पज ए स्कीम इज ऑलरेडी बीइंग रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पारंपरगत कृषि विकास योजना। पारंपरगत कृषि विकास योजना ये एक है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की स्कीम है, ऑर्गेनिक
फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स ओके प्रमोट करना है एग्रीकल्चर में, फॉर दिस पर्पस दिस स्कीम वाज लॉन्च। तो ये भी कर सकते हैं अपन। सो ग्रीन फर्टिलाइजर्स में मैन्युफैक्चर में ये ज़रूर यूज़ होगा। ओके, विद दिस हाइड्रोजन कुड बी यूज्ड। ठीक है, राइट। क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं हम हाइड्रोजन फ्यूल यूज़ करने की वजह से? Scaling back of thermal plants could be coordinated with hydrogen production, thus minimizing the impact on mining communities. जो माइनिंग में जो लोग काम करते हैं कोल पावर प्लांट्स में कोल निकालने के लिए, जो कोल माइंस में जो काम करते हैं, उनके ऊपर हेल्थ के इफेक्ट्स बहुत हो रहे हैं। अगर हाइड्रोजन प्रोडक्शन हम ज़्यादा कर देते हैं तो वो कम्युनिटीज़ के भी हेल्थ के इम्पैक्ट्स कम हो जाएंगे, वो लोग भी बच जाएंगे। और एट दी COP26 समिट, ओके, ग्लासगो में जो रिसेंटली समिट हुआ था क्लाइमेट चेंज के ऊपर, इंडिया हैज़ गिवन ए कॉल फेज डाउन रेदर देन फेज आउट। इंडिया प्रॉपरली बोल दिए हैं कि फेज आउट करना बहुत मुश्किल है, कोल और पेट्रोल नहीं यूज़ करके जीना बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं हो सकता, हमारी इकोनॉमी नहीं चल सकती। फेज डाउन हम कर सकते हैं, यूसेज उनका कम कर सकते हैं, हम फेज आउट तो नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये इंडिया ऑलरेडी बोल दी है। अगर ये इंडिया का जो फेज डाउन जो भी है कोल और कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स रिड्यूस करने का जो एम है, if it is combined with carbon capture, usage and storage, the process will result in minimal carbon footprint। यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। ease of supply chain management, the hydrogen production would be at the mine mouth। ओके, जहाँ पे माइन है वहीं पे हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं, वहीं पे अमोनिया में भी कन्वर्ट कर दे सकते हैं। वैसे टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। माइन भी हो जाएगा, कन्वर्जन भी हो जाएगा। तो ऑलरेडी आप पाइपलाइन में डाल दो या प्रेशराइज सिलेंडर्स में डाल दो जो अपने पास एलपीजी के हैं, लिक्विड हाइड्रोजन और अमोनिया, विद द लास्ट 3 बीइंग ऑन द रेल कार्स। ये 3 गवर्नमेंट ऑलरेडी सोची है। और रेल कार्स का मतलब है अभी आ रहे हैं रेल एंड कार्स, ये सब उसमें ये यूज़ करने में गवर्नमेंट इंथुजियास्टिक है। ओके, चैलेंजेस क्या है? करंट यूटिलाइजेशन फैक्टर्स आर ऑलरेडी बिलो द इकोनॉमिक ऑप्टिमल। जो जितना हमारे पास कैपेसिटी है हम बहुत कम यूज़ कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी ज़्यादा है बट वी आर वर्किंग एट लोअर लेवल, ये एक प्रॉब्लम है। रेगुलेशन फॉर ब्लेंडिंग विद द पाइप गैस मस्ट बी कंसिडर्ड। जो अपने पास एलपीजी का गैस पाइप से अगर आएगा कल को, तो वो ब्लेंडिंग रूल्स अभी नहीं दिए हैं गवर्नमेंट, वो रूल्स भी दे दिए तो प्राइवेट प्लेयर्स जल्द से जल्द आ जा सकते हैं। ओके, एंड प्राइवेट प्लेयर के लिए एक सेपरेट स्ट्रैटेजी नहीं है। प्राइवेट प्लेयर, ये भी लिख लीजिए आप, प्राइवेट प्लेयर प्रमोशन एंड प्राइवेट प्लेयर एनेबलिंग पॉलिसी इज हैज़ टू बी ऑल्सो रोल्ड आउट। क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा कैपिटल इंसेंटिव है, इतना पैसा लगाना है इसमें, तो फिर प्राइवेट प्लेयर के बिना ये कैसा करेंगे गवर्नमेंट, ये हो नहीं सकता। ठीक है, राइट। वे फॉरवर्ड आप क्या लिख सकते हैं? फंडिंग फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कॉम्पिटेटिव ग्रांट्स for innovation and entrepreneurship may better serve the societal purpose of least cost decarbonization चाह रहे हैं आप इकोनॉमी में, तो रिसर्च इंस्टीट्यूट को और कॉम्पिटिटिव ग्रांट्स दीजिए फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सो अपना काम बन जाएगा। पिकिंग टेक्नोलॉजी विनर्स इज फ्रॉट विद सिग्निफिकेंट रिस्क। जो टेक्नोलॉजी विन करती हैं, ओके, अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो ये बड़ा रिस्क हो जाएगा। देयरफॉर वी शुड सी दैट policy and fiscal incentives should be provided fairly to uniformly to all other emerging technologies। ऐसा नहीं कि ये खाली अभी जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी है उसको ही दो आप पैसा और नए टेक्नोलॉजीज को आप बनाओ ही नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इट विल पोज ए सिग्निफिकेंट रिस्क। ओके, खाली जो टेक्नोलॉजी अच्छी से काम कर चुकी है, अच्छी से अपना रिजल्ट दे चुकी है, ऐसे टेक्नोलॉजी विनर्स पे ही ध्यान नहीं देना है। ओके, रिसर्च और इनोवेशन पे भी ध्यान देना है, बिकॉज वी हैव टू डेवलप पैरेलली। हर टेक्नोलॉजी को यूनिफॉर्मली पैसे देना बहुत ज़रूरी है। रिस्क एंड रिवॉर्ड्स नीड टू बी एफिशिएंटली एंड फेयरली एलोकेटेड बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड कंज्यूमर। जो भी रिस्क है, रिवार्ड्स है, ये फेयरली लोगों तक पहुंचाने चाहिए। और इन्वेस्टर जो भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन प्रोडक्शन में, उनको भी ये बताना चाहिए कि भाई ये रिस्क है, ये रिवार्ड्स आपको मिलने वाले हैं। ओके, विद रिगार्ड टू दिस हाइड्रोजन और रिन्यूएबल इंडस्ट्री, दिस इज इंपॉर्टेंट। Okay, specific policies for fuels or technology should be reviewed as a part of larger whole and fit seamlessly into the broader policy of framework national electric policy in 2021। ये रिसेंटली लॉन्च की गई पॉलिसी है, और ये पॉलिसी में ये जो प्रॉपर स्टेटमेंट है ना, ये प्रॉपर स्टेटमेंट वाज इंक्लूडेड, ये पॉलिसी में ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं। मीन्स दिस पर्टिकुलर चैलेंज वे फॉरवर्ड मीन्स रिकमेंडेशन इज ऑलरेडी टेकन बाय द गवर्नमेंट। ओके, और वो इंक्लूडेड है ये पॉलिसी में, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी इन 2021। इसमें ये पॉइंट में ये क्या बोल रहे हैं, स्पेसिफिक पॉलिसीज लेके आओ, फ्यूल जनरेशन के लिए स्पेसिफिक पॉलिसी लेके आओ, और फ्यूल बनाने के लिए स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज पॉलिसी लेके आओ।
और ये जो भी है ना फ्यूल आप रिप्लेस करो और न्यू टेक्नोलॉजीज बनाओ। ओके, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन ओनली, राइट। नए फ्यूल चूज करो, कन्वेंशनल फ्यूल छोड़ो और नए ये यूज़ करने के लिए आपको चाहिए टेक्नोलॉजी। ये आपकी पॉलिसी गवर्नमेंट की इस तरीके से होना चाहिए, ब्रॉडर पॉलिसी में लेके आना चाहिए। मीन्स हर सेक्टर में, हर एक एस्पेक्ट में, हर एक एप्लीकेशन पार्ट में आपको ये दो चीज़ भी इनबिल्ट इंटीग्रेट कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि रिन्यूएबल के हद तक ही आप यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं। ओके, ये दो जो भी फ्यूल एंड टेक्नोलॉजी विथ रिगार्ड टू रिन्यूएबल्स हैज़ टू बी कंसिडर्ड इन ए ब्रॉडर पिक्चर। आप इसको ट्रांसपोर्टेशन में लेके आइए, आप इसको इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में लेके आइए। सो इसको एक बड़े पिक्चर से देखना बहुत ज़रूरी है। ओके, दैट वाज ऑलरेडी इंटीग्रेटेड अंडर द नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2021, राइट। नाउ अपने पास है द कंक्लूजन। इंडिया इज प्रोएक्टिवली डेवलपिंग, बहुत खुशी से, बहुत एक कदम आगे हम चल रहे हैं विथ रिगार्ड टू डेवलपिंग पॉलिसीज एंड प्लान्स फॉर रिन्यूएबल्स। ओके, electric vehicles and various storage technologies. The new hydrogen policy is an important step towards a clean energy future with a focus on a low cost renewables. Low cost renewables होना बहुत जरूरी है, but valid aspirational goals of green hydrogen production and use must be contemplated with the policy enablers. ओके, आप जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, पॉलिसी आप एनेबल, ऐसी पॉलिसी होना चाहिए जो वो पॉलिसी पुश करें या प्रमोट करें ये प्रोडक्शन को, एंड ऑल्सो शुड एड इनोवेशन एंड कॉम्पिटिशन टू डिलीवर सेफ हाई क्वालिटी रिन्यूएबल एनर्जी सर्विसेज, रिलायबल सर्विसेज एट द अफोर्डेबल प्राइसेस। तो जो हम पहले डिस्कस कर चुके थे, इलेक्ट्रिसिटी एफोर्डेबल होना चाहिए, इट रिलायबल होना चाहिए, हाई क्वालिटी होनी चाहिए, सेफ्टी भी होनी चाहिए, इनोवेशन को भी इंपॉर्टेंस देना चाहिए, कंपटीशन को भी इंपॉर्टेंस देना चाहिए, पॉलिसी भी अच्छी होनी चाहिए। सो ऑल दीज आर जनरली, कंक्लूजन इज नथिंग बट एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ व्हाट यू हैव रिटन। अभी तक आप जो भी लिखे हैं उसका एक कंक्लूजन में एब्स्ट्रैक्ट होता है, एक प्रॉपरली आप बता देते हैं कि ये ज़रूरी है। Okay, this is what we want. Okay, that is called as conclusion. I hope that the एक proper question and answer आपको मिल गया for you writing in the mains examination. Okay, it is important for UPSC and all other state PSC grade 1 examination के लिए obviously ये importance होगा. So overall picture, overall understanding इसका मैं दे चुका हूँ, so that you read it again and again, आपको समझ में आ जाएगा. If you are having any doubts, ask me in the comment section. Have a nice day. Bye bye. Take care.